हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आज एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है बेसिक फंडामेंटल ऑफ ट्रेडमार्क। मेरे पास बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं जिनमें बहुत सारे नॉर्मल लोग भी होते हैं और काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसमें जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स या अदर लोग। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं जो क्वेश्चंस है या वो क्वारी हैं जो बार बार मुझसे पूछी गई हैं और जो ट्रेडमार्क में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जब फाइल करते हैं, तो उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड है। टॉपिक को ढंग से समझने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बनी रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करने के साथ साथ औरों के साथ शेयर भी करिएगा, ताकि इसका फ़ायदा आपके अलावा औरों को भी मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कुछ जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्वारी जो मुझसे पूछी गई है, वो है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में, जो डीएससी है। मुझसे बहुत सारे लोग ये बार बार पूछते हैं कि सर, क्या जब भी हम कोई ट्रेडमार्क फाइल करते हैं या करवाते हैं तो क्या हमें डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है कि अगर आप ऑफलाइन मोड में, जैसे ट्रेडमार्क दो तरह से फाइल होता है, एक होता है ऑफलाइन मोड में, एक होता है ऑनलाइन मोड में। तो जब आप ऑफलाइन मोड में कोई ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो उस केस में डिपार्टमेंट में जाके एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिल होता है, ठीक है। और उस फॉर्म के साथ साथ जो गवर्नमेंट चालान है, अगर इंडिविजुअल है तो उस केस में 5000, और अगर क्या कहते हैं कि इंडिविजुअल के अलावा कोई कोई भी अदर पर्सन है, जैसे पार्टनरशिप या एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड, तो उसकी फ़ीस आपकी सीधे 10,000 रुपये हो जाती है। और अगर एमएसएमई लगा रखा है तो आपकी, या उद्योग आधा लगा रखा है, तो उस केस में इसकी फ़ीस आपकी ऑटोमेटिक 5000 आ जाती है। और जो वो एमएसएमई उसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए कि जो जिसके नाम से ट्रेडमार्क फाइल किया जा रहा है, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन ऑनलाइन अगर अपना ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है, तो ऑनलाइन के केस में क्या होगा कि जब भी यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू ट्रेडमार्क फाइल किया जाएगा, तो ये बात पक्की है कि आपको एक डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत है, एक डीएससी की ज़रूरत है। अगर कोई पर्सन अपने नाम से कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है तो उसे अपने नाम के डीएससी की ज़रूरत होती है, ये बात पक्की है। अगर कोई मिस्टर राम अपने नाम से कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है ऑनलाइन, तब उसे अपने नाम के, राम के नाम की डीएससी की ज़रूरत होती है। अपनी आईडी पासवर्ड बनाएगा और उसके थ्रू वहाँ पर जो टीएमए फॉर्म है उसके थ्रू उसे फाइल करेगा। सबसे लास्ट में जब सबमिशन आएगा तो डिजिटल सिग्नेचर साइन करने को वो डिमांड करेगा, तो वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर लगाया जाता है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर किसी प्रोफेशनल से कोई लॉयर, जो अटॉर्नी है या एजेंट है, उसके थ्रू अगर अपना ट्रेडमार्क फाइल करा रहे हैं, तब भी हमें क्या एप्लीकेंट के डीएससी की ज़रूरत होती है? तो इसका आंसर है नो। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई पर्सन, वैसे जैसे मैं अगर मिस्टर राम के नाम से कोई ट्रेडमार्क फाइल कर रहा हूँ, राम के नाम की ही आईडी बनाई है, तब मुझे राम के डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत है। लेकिन अगर आईडी बनी हुई है, अकाउंट बना हुआ है विजय गुप्ता के नाम का, ठीक है, विजय गुप्ता के नाम का एक अटॉर्नी अकाउंट बना हुआ है, विजय गुप्ता अपने अकाउंट से, अपने यूज़र आईडी पासवर्ड से अगर कोई एप्लीकेशन सबमिशन करता है, तो उस केस में जिसका वो ट्रेडमार्क फाइल कर रहा है उसके डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। उस केस में विजय गुप्ता के खुद के डिजिटल सिग्नेचर काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे पास मैं दिल्ली से में मेरा ऑफिस है, हेड ऑफिस है, और हमारे पास जो ट्रेडमार्क के केस आते हैं वो आपका इंडिया की जितनी स्टेट हैं, जितनी सिटी हैं, मोस्टली जितने विलेज हैं, आउटसाइड इंडिया है, सब जगह से हमारे पास ट्रेडमार्क का काम आ रहा होता है। तो उस केस में ये थोड़ा ना है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उन सबके मैं डीएससी बनवाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मेरा क्या है कि आपके मैं बेसिक डॉक्यूमेंट लूँगा, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट आपकी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लगेंगे
उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो पेपर लेके प्लस साथ में अगर अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड से ये अपने अकाउंट से मैं आपकी एप्लीकेशन सबमिशन कर दूंगा। अपने अकाउंट से सबमिशन करने के बाद भी वो एप्लीकेशन आपकी ही रहती है, लेकिन एज ए लॉयर, एज ए अटॉर्नी मेरा नाम वहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, क्योंकि जब जब आपको बाद में लीगल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो उस केस में वहाँ पर एक एज ए लॉयर मेरा अकाउंट या मेरी जो वहाँ पर जो मैं ऐड हूँ, मेरा अकाउंट ऐड है, उसमें आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं कि अगर कोई भी पर्सन जिससे आप ट्रेडमार्क फाइल कराना चाह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जहाँ भी अगर आप फाइल करा रहे हैं, अगर वो ये कह रहा है आपसे डिजिटल सिग्नेचर बनवाने को कह रहा है, तो सीधी सी बात है कि उस केस में होता क्या है कि जैसे कोई पर्सन किसी का डीएससी बनवाता है तो उस केस में उसको एक्स्ट्रा डीएससी की इनकम हो जाती है। ठीक है, तो आप सीधी सी बात है ऐसे पर्सन से आप ट्रेडमार्क फाइल करवाओ कि जिसका अपना वो खुद अटॉर्नी होना चाहिए। एजेंट की बजाय अगर अटॉर्नी हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप अपना क्या कहते हैं ट्रेडमार्क फाइल करवाओ, तो उस केस में आपका डीएससी का खर्चा नहीं आएगा और आगे भी आपको लीगल सपोर्ट जो लॉयर है उसकी तरफ से मिलेगा। दूसरा बेनिफिट और बता देता हूँ, होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि आपने अगर एक लॉयर आप नहीं है, एक नॉर्मली आपने क्या किया कि एक नॉर्मल एप्लीकेंट है, आपने ट्रेडमार्क फाइल कर भी दिया, फाइल हो गया। अब मोस्टली क्या होता है कि आपको बता दें फाइलिंग में 95, 96 या 98% ऑब्जेक्शन में फाइल जाती है। 91A, 91B, सेक्शन 11, सेक्शन 12 फॉर्मेलिटी चेक फेल। अब उस केस में उन प्रॉब्लम को जो रेगुलर कर रहा है, रेगुलर रिप्लाई फाइल कर रहा है, रेगुलर फॉर्मेलिटी चेक फेल के केस सॉर्ट आउट कर रहा है, तो वो तो खुद कर सकता है। लेकिन मोस्टली फाइल करने के बाद अगर आपको नहीं आता तो उस केस में आपको किसी भी थर्ड पर्सन जो प्रोफेशनल बंदा होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी या केस हियरिंग में जाएगा तो उस केस में आपको क्या होगा कि आपका खर्चा डबल होगा। कैसे डबल होगा कि उस केस में आपको उस अटॉर्नी, जिस भी अटॉर्नी से आपको अपना रिप्लाई करवाना है वो वहाँ या आगे हियरिंग अटेंड करनी है, वो जो ई रजिस्टर पेज है उसमें जो रजिस्ट्रार का पेज है उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। उसमें चेंजेस करने के लिए 1000 रुपये का चालान क्लर्कर एरर वाला TMM वाला लगता है। तो 1000 रुपये का खर्चा वो तो मोटा मोटा होगा। इसके अलावा एडिशनल जो लगेगा वो बात अलग है, जो भी TM फॉर्म फाइल करने की फ़ीस लगती है वो एडिशनल वो प्रोफेशनल बंदा लेगा। तो आप समझो कि प्रॉब्लम आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको अपना ट्रेडमार्क ऐसे पर्सन से फाइल कराना है कि जो ऑलरेडी क्या कहते हैं अटॉर्नी है, और आगे भी आप उससे ये कंफर्म कर लो कि सर 100% आप हमारा क्या है रिप्लाई फाइल कर दोगे, या आप किसी और से करवाओगे, किसी और से करवाओगे तो भी आपके लिए समस्या है, तो करवाएगा तो। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडमार्क ऐसे पर्सन से आपको फाइल कराना है जो अटॉर्नी हो। ठीक है, उस केस में आपका डीएससी का खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरा, आपको आगे जाके जो क्या कहते हैं जो अटॉर्नी चेंज कराना पड़ रहा है, उसमें रजिस्ट्रार जो नेक्स्ट अटॉर्नी की मेल आईडी आ रही है जिसके थ्रू वो हियरिंग अटेंड कर पाएगा, जिससे आप हियरिंग अटेंड करना चाह रहे हैं, वो खर्चा आपका अटॉर्नी वाला बच जाएगा, बहुत कुछ बच जाएगा। ठीक है, तो आपको डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत तब होती है जब आप खुद अपने नाम से कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अगर कोई थर्ड पर्सन अपने अटॉर्नी कोर्ट से, अगर वो एजेंट है या अटॉर्नी है, अगर वो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है, उस केस में रिलेटेड एप्लीकेंट के डीएससी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और इंडिविजुअल के नाम से जो एप्लीकेशन फाइल होती है, जो खुद फाइल वो करता है, काफ़ी बार उसमें कुछ और दूसरी बेसिक प्रॉब्लम आती हैं। कहते हैं सर हमसे क्या हुआ कि हमने ट्रेडमार्क फॉर्म फिल कर रहे थे, उसमें हमने एड्रेस सही नहीं डाला, हमने गुड डिस्क्रिप्शन सही नहीं लिया। अब क्या हो रहा है कि जब हम दूसरा उस फॉर्म को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पोर्टल ले नहीं रहा। वो क्या बोल रहा है कि सर ऑलरेडी आपने एक एप्लीकेशन इस डीएससी के थ्रू फाइल कर रखी, हम आपको परमिट नहीं करेंगे। तो इन सब प्रॉब्लम से अगर बचना है तो उस केस में आप सही अटॉर्नी को चूज करो। आप यकीन मानो आप घाटे में बिल्कुल नहीं रहोगे, क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी फ़ीस एडिशनल जा रही है, हम फ़ीस बचा सकते हैं, लेकिन आगे जाके उससे कहीं ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। हो सकता है कि जो ट्रेडमार्क आप फाइल किया गया वो ट्रेडमार्क आपको कभी ज़िंदगी में मिले ही ना, ऐसा भी हो जाता है। तो आप प्रोफेशनल की हेल्प ले लो, वो फ़ायदे में रहेगा, घाटे में नहीं रहेगा। मतलब ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है। मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देखा है, बहुत सारा खर्चा करते हुए देखा है।
ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, डीएससी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, कभी भी अगर कोई मान लेते हैं कोई कंपनी के नाम से या पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से अगर कोई ट्रेडमार्क फाइल किया जाना है तो उस केस में अगर कोई, जैसे मैं अगर फाइल कर रहा हूँ, अटॉर्नी हूँ, और मैं किसी थर्ड कंपनी का या एलएलपी का अगर ट्रेडमार्क फाइल करूँगा तो उस केस में मैं अपने डीएससी यूज़ करूँगा, मुझे उस फॉर्म के किसी पर्सन के डीएससी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर या स्टाफ या एलएलपी का कोई पार्टनर अगर वो सोचता है कि हम खुद फाइल करें तो उस केस में किसी एक डायरेक्टर या किसी एक पार्टनर के डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, दोनों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड पॉइंट। हो सकता है कि इसके बाद अगर जो भी वीडियो पर्सन इस वीडियो को देखेगा डिजिटल सिग्नेचर की तो उसको दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन सा रहता है या बहुत ज़्यादा बार हमारे पास जब इस तरह की जो ऑब्जेक्शन के रिप्लाई करने आते हैं, फॉर्मेलिटी चेक फेल आते हैं, तो एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आती है कि जिसमें शो कर रखा होता है कि आप अपनी कैटेगरी को सिंगल अदर से सिंगल में कन्वर्ट करो, या कैटेगरी आदमी गलत चूज कर लेता है। तो होता यह है कि उसमें आपको जब आप ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो तो उस केस में आपसे सबसे पहले क्या होता है कि उसमें कैटेगरी मांगता है कि इंडिविजुअल है या अदर है या आपका क्या कहते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेज आ जाता है। तो ये सब चीज़ें या आपका जो 3-4 क्लोज हैं उसमें से एक चूज करना पड़ता है। ठीक है, स्टार्टअप वगैरह जो चूज करना पड़ता है, तो आपको उसमें से कोई एक चूज करना है। हमें पता ही नहीं, हम तुक्का मार देते हैं कि यार क्या जा रहा है, इसमें से किसी को भी क्लिक कर लेते हैं। अब अगर वो तुक्का सही लग गया धोखे से तो ठीक है, लेकिन तुक्का सही हमेशा नहीं लगता, अधिकतर गलत लगता है। तो उस केस में आदमी को कुछ समझ नहीं आता, इंडिविजुअल का मतलब नहीं पता, स्मॉल इंटरप्राइजेस का मतलब नहीं पता, वो सीधे जाके अदर में जाके चले जाते हैं। बहुत बार देखा है, वहाँ पे सीधे सीधे या तो फॉर्मेलिटी चेक फेल आ जाता है या ऑब्जेक्शन आए तो उसमें एक चीज़ आती है कि आप अपनी कैटेगरी चूज करो और टीएमएम फाइल करो। अब टीएमएम फाइल करने में आदमी क्या करे, क्या वो फ्री में टीएमएम फाइल हो जाता है? उसमें 1000 रुपये का गवर्नमेंट चालान है, प्लस रिप्लाई का सबमिशन मांगता है। ठीक है, प्लस तुरंत नहीं हो जाता। अगर आपकी फ़ाइल ट्रेडमार्क अगर आपने फ़ाइल किया और कहीं ना फंसे तो ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद 6.5 महीने के अंदर सर्टिफिकेट आने के चांसेस रहते हैं। मतलब 6 महीने, 5 दिन, 10 दिन, 6.5 महीने के अंदर चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर कभी फॉर्मेलिटी चेक फेल में जाता है तो 4 महीने फाइल आराम से आप समझ लो आगे खिसक गई और आपका कंपटीशन बढ़ गया, आपका रिस्क बढ़ गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको मोस्टली जो ये दिक्कत आती है जो इंडिविजुअल वालों में, इंडिविजुअल में वो अदर जाके चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल चूज करो, या अगर क्या कहते हैं कि अगर स्मॉल इंटरप्राइजेज तो स्मॉल इंटरप्राइजेज चूज करो आप, अगर आपके पास एमएसएमई है तो स्मॉल इंटरप्राइजेज चूज करो। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं अदर, आपका जब ये नहीं होते तब आप अदर में जाते हैं। अब आगे जो पॉइंट आ जा रहा है, ये जो 2 पॉइंट हो गए कि हम एक बात और है कि जो एप्लीकेशन फाइल करी जाती है, एप्लीकेशन फाइल होती है वो किसके नाम से फाइल करें। तो अगर मिस्टर राम के नाम, मिस्टर राम इस किसी बिजनेस के ओनर हैं, ठीक है, और राम एंड सन्स या विद्या एंड सन्स फर्म का नाम है, तो उस केस में लोग कहते हैं कि सर क्या करें कि जो ट्रेडमार्क फाइल होगा वो विद्या एंड सन्स के नाम से होगा या मिस्टर राम के नाम से होगा। अरे भाई, उस फर्म का जो इंडिविजुअल फर्म है उसका जो ओनर है वो मिस्टर राम है, तो राम वहाँ पर एप्लीकेंट रहेगा। अब फर्म का नाम आप ना लाओ तो भी चलेगा, नहीं तो ट्रेड नेम में आ जाता है, या एड्रेस में आप प्रोप्राइटर ऑफ दिस फर्म, और कंप्लीट एड्रेस शो करना चाहिए। कंप्लीट एड्रेस बोले तो आपका मकान नंबर प्लस आपका जो पिन नंबर, पिन कोड आना चाहिए। तो ये जो 2 बेसिक क्वेश्चन, बेसिक गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। तो हो सकता है कि आपका इन जो ये जो वीडियो है उससे आपका सॉल्यूशन इन पॉइंट्स का मिल जाए। ठीक है, अब जो आगे जो पॉइंट जा रहा है कि आपका कि क्या कहते हैं कि जो ट्रेडमार्क फाइल किया जाता है तो उसमें कई बार आदमी क्या करता है कि अपना वैसे तो कई कैटेगरी होते हैं, लेकिन उसमें बेसिक क्वेश्चन एक होता है कि सर हम अपना नाम और लोगो क्या एक ही फीस में, एक ही फाइल में हम सबमिट कर, एक ही ट्रेडमार्क में फाइल कर सकते हैं। मोस्टली लोगों को पता नहीं है। बहुत सारे जो इस काम को कर रहे हैं उसमें से 80% लोगों को ये पता ही नहीं है कि नाम और लोगो 2 सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। ठीक है, अब इसको जस्टिफाई कैसे किया जाए। ठीक है, बहुत सारे जो हमने एप्लीकेशंस करी हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल कर रखे हैं, बहुत सारे
चीज़ें जो हमारे सामने आती हैं उसके बिहाफ पे हम ये बात कर रहे हैं पूरे फैक्ट के साथ। इसका एक लाइव एग्जांपल में मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप ट्रेडमार्क फाइल करते हो या अगर आप ई रजिस्टर पेज पे जाओ या पब्लिक सर्च पे जाओ तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें वर्ड लिखा होता है और दूसरी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें डिवाइस लिखा होता है। ठीक है, तो डिवाइस के केस में वहाँ पर अगर पब्लिक सर्च में आप देखोगे तो राइट हैंड साइड इमेज आ रही होती है, या ई रजिस्टर पेज में अगर आपके ट्रेडमार्क की इमेज दिखाई दे रही है तो वो आपका कहलाता है डिवाइस। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर आपका क्या कहते हैं कि अगर नाम की एप्लीकेशन गई है तो वहाँ पर वो कहलाएगा वर्ड का मतलब आपके अल्फ़ाबेट जो है उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, आपके केवल नाम को प्रोटेक्शन मिल रहा है। और लोग अगर आपकी पिक्चर गई है तो पिक्चर के साथ नाम भी जाता है, तो देखने में लगता है कि नाम भी रजिस्टर्ड हो रहा है और लोगो भी रजिस्टर्ड हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे स्पेशली लिखा रहता है डिवाइस का मतलब पिक्चर, कि आपके प्रोटेक्शन केवल आपके पिक्चर को दी जा रही है। ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका अगर आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है तो आपको नाम की फ़ाइल अलग प्रोसेस करानी चाहिए, लोगों की अलग करानी चाहिए, नहीं तो फ्यूचर में दिक्कत आ सकती है। कई बार लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने जो ट्रेडमार्क फाइल किया उसी सेम नाम से अदर को कैसे डिपार्टमेंट ट्रेडमार्क दे सकता है। तो ऑब्वियस है कि एक जैसी कई फाइलें जिनमें बहुत हद तक अल्फ़ाबेट कॉमन होते हैं तो वो क्या होता है, वो ब्रांड एक जैसे नाम के दे दिए जाते हैं अगर वो डिवाइस में है। ऐसे केस मेरे प्रैक्टिकल करे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे अब एक ट्रेडमार्क था, उसका जो हियरिंग में मैटर था और वो हियरिंग अटेंड होके और वो एक्सेप्ट भी हो गया। ठीक है, उसमें क्या था, उसमें जो हमारे क्लाइंट था उसका नाम MG था लोगों का, और जो और भी ऑब्जेक्शन थे 5-6 पार्टी के उनमें भी MG के नाम से ही लोगो बने हुए थे। अब वहाँ पर आप यकीन मानो जब हमने प्रेजेंटेशन दिया, मतलब आगे जब हियरिंग अटेंड करी, तो वहाँ पर जो MG के नाम के जो लोगो थे उसके बिहाफ पर जब पॉइंट सामने प्रेजेंट किए तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड कर दी गई। ठीक है, तो इससे ये साफ साफ कंफर्म होता है कि जो लोगो होता है एक अलग प्रॉपर्टी मानी जाती है, नाम एक अलग प्रॉपर्टी मानी जाती है। अगर पूरी तरह से प्रोटेक्शन आप चाहते हैं तो दो अलग अलग एप्लीकेशन, नाम की अलग जानी चाहिए, लोगो की अलग जानी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जैसे स्टेटस के बारे में लोग पूछ लेते हैं कि सर मेरा जो स्टेटस अगर आ रहा है ऑब्जेक्टेड, तो ऑब्जेक्शन के कब तक रिमूव होगा। तो होता क्या है, जैसे ऑब्जेक्शन आपका आया, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन आया, आपने विद इन 30 डेज आपको रिप्लाई कर देना चाहिए। अगर थोड़ा डिले भी होता है तो रिप्लाई आपको करवा देना चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं उसे अंडरस्टैंड कर लेता है। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्शन को रिप्लाई करने के बाद बाकी जो अगला स्टेप है वो डिपार्टमेंट को लेना है। वो आपका 24 घंटे में भी वो एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, वो रिप्लाई को पढ़ सकता है, हो सकता है 6-6.5 महीने भी लगा दे। ठीक है, तो अगर उसमें ऑब्जेक्शन लिख के आ रहा है तो और उसमें से अवेटिंग रिप्लाई वाली लाइन अगर हटी हुई है तो इसका मतलब आपने अपनी तरफ से काम पूरा कर दिया है। और उसके बाद अगर उसमें कब तक चेंज होगा ये डिपार्टमेंट के ऊपर है। अगर आपके नाम के साथ एग्ज़ाम रिपोर्ट इशूड लिख के आ जाता है या एक्सेप्टेड लिख के आ जाता है, इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, मतलब आगे वो एप्लीकेशन आपकी एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा टाइम में चली जाएगी। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा कुछ लोगों का बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर हमारा जैसे कोई ब्रांड नेम है, हमारे जैसे मिलते जुलते किसी ब्रांड नेम को डिपार्टमेंट ने हरी झंडी दे दी, ग्रीन सिग्नल दे दिया, अब हम क्या करें, अपोज कब तक कर सकते हैं। तो जिस डेट से फाइल एडवर्टाइजमेंट में गई, एक्सेप्टेड नहीं, जिस डेट से फाइल एडवर्टाइजमेंट में गई उस डेट को इंक्लूड करते हुए कमिंग 4 मंथ, ठीक है, जो आने वाले जो 4 महीने उस पीरियड में पहले दिन से और 4 महीने के अंदर, ठीक है, तो उस पीरियड में आप कभी भी सामने वाली फाइल को अपोज कर सकते हो। उसमें ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, सॉलिड पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, एविडेंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप अपोज कर सकते हो। जब एडवर्टाइजमेंट एक्सेप्टेड हुआ है तो जब तक वो एडवर्टाइजमेंट में ना आ जाए तब तक आप उसे अपोज नहीं कर सकते। अगर 4 महीने कंप्लीट कर लिए और वो एडवर्टाइजमेंट में है, 4 महीने कंप्लीट करने के बाद भी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, तब भी आप उसे अपोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि 4 महीने के जो भी काम होना चाहिए वो 4 महीने के अंदर होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स मुझे लग रहा है क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें आपका जैसे
कुछ पॉइंट्स और आ जाते हैं जो लोग कई बार कंफर्म करते हैं। कहते हैं सर अगर कोई ब्रांड नेम पोर्टल में दिखा रहा है, अबेंडन दिखा रहा है या रिफ्यूज़ दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अबेंडेंड या रिफ्यूज़ का मतलब यह है कि वो फाइल एक तरह से डिपार्टमेंट के पोर्टल से डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर चुका है, कैची मार चुका है। तो उस केस में अगर कोई भी पर्सन चाहे जिसको वो नाम लेना चाहता है तो उस नाम से नई एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये है कि बस ये ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस नाम को फाइल करने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए जो पुराना नाम रिजेक्ट हुआ या कैंसिल हुआ उसकी क्या वजह थी। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे रीज़न हो कि पता लगा आप भी डालो और डिपार्टमेंट आपके फाइल में भी उसी तरह का ऑब्जेक्शन क्रिएट कर जाए और आगे आपकी फ़ाइल ख़राब हो जाए। तो इन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, इतना ज़रूर है कि जो फाइल अबेंडेड या रिफ्यूज या रिजेक्ट हो चुकी है तो उस एप्लीकेशन को आप क्या कर सकते हो कि एक उस नाम से एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, लेकिन देख के करनी है। ठीक है, तो इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन कई बार लोगों का कॉमन सा होता है। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ये गलती करते हैं, कहते हैं सर हमने जब ट्रेडमार्क फाइल किया तो ट्रेडमार्क फाइल करते समय हमने क्या किया था, नाम के साथ साथ लोगो भी अपलोड किया, लेकिन जब हम पोर्टल पे चेक कर रहे हैं पब्लिक सर्च या ई रजिस्टर पे तो हमारा लोगो दिखाई नहीं दे रहा। तो हम अब क्या करें? तो होता यह है कि गलत ढंग से अगर लोगो अपलोड किया जाएगा या गलत जगह अपलोड किया जाएगा तो आपका लोगो कहाँ से दिखाई देगा। होता यह है कि जब ट्रेडमार्क फॉर्म फाइल किया जाता है तो उसमें जब आपका जहाँ पर आपका वर्ड या डिवाइस आ रहा होता है तो अगर आप वर्ड ले लेते हो तो वहाँ पर इमेज को अपलोड करने का ऑप्शन देगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब लोगो लेना है तो वहाँ पर डिवाइस चूज करना है। डिवाइस को चूज करते ही आपको लोगो को अपलोड करने का ऑप्शन देगा और उसमें क्या है कि एक बात और ध्यान रखना है कि जो भी इमेज लेनी है वो बिल्कुल साफ़ लेनी है, नीट एंड क्लीन लेनी है, जेपीजी फॉर्मेट में लेनी है, प्लस 8 बाई 8 सेंटीमीटर 8 बाई 8 सेंटीमीटर या उससे कम लेना है। ठीक है, तो वो उस तरह की इमेज आपको अपलोड करनी है, तब आपकी पोर्टल पे पब्लिक सर्च ई रजिस्टर पेज पे विजुअल होगी। अगर आप अलग से जो नीचे डॉक्यूमेंट जहाँ अपलोड किए जाते हैं उनके साथ अगर लोगो आप अपलोड कर देते हो तो उस केस में वो लोगो काउंट किया ही नहीं जाएगा, बल्कि आपके लिए और प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। कई बार डिपार्टमेंट ये भी करता है, लोगो आपने अपलोड किया तो लोगो अपलोड करने के बाद डिपार्टमेंट ये क्वेरी डालता है कि आप चाहते क्या हो, कि आपको नाम चाहिए या लोगो चाहिए। मतलब तो उस केस में आपका टीम आपसे डिमांड करेगा कि एक काम करो कि आप चॉइस करो कि आपको चाहिए क्या, और उसमें आपका गवर्नमेंट चालान जाता है, प्रोफेशनल फीस बढ़ जाती है, प्लस आपका टाइम बढ़ जाता है और कई बार एकदम से इतनी प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व होती नहीं है। तो ये ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से कहाँ पर क्या चीज़ अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये आपका ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और बड़ा कॉमन सा आता है जो कई लोगों द्वारा किया जाता है कि सर अगर कोई एक नाम किसी एक क्लास में रजिस्टर्ड है तो क्या दूसरी क्लास में हम उसी नाम से अपना ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। ठीक है, टोटल 45 क्लास होती हैं, तो अगर मिस्टर ए ने कोई नाम क्लास 1 में डाला है, अगर वो अदर क्लासेस में वो ट्रेडमार्क फाइल नहीं करता तो उसी सेम नाम सेम अल्फ़ाबेट से डिपार्टमेंट वो सारी क्लासेस को फ्री मानता है। मतलब जो क्लास 1 सिक्योर है या प्रोटेक्ट है, बाकी अदर जो 44 क्लास है उनको फ्री मानेगा। उन 44 क्लास में कोई भी थर्ड पर्सन अगर उन ट्रेडमार्क को उस नाम से ट्रेडमार्क फाइल करता है तो डिपार्टमेंट उसको ग्रीन सिग्नल दे देगा। अब उस केस में कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि भाई हमने एक क्लास में अगर डाल दिया है तो अदर क्लासेस में क्या कहते हैं लोग नहीं डालेंगे या हम बाद में डाल देंगे। तो आपको बाद का वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है जब नाम बड़ी मुश्किल से एक आदमी अपनी मेहनत से कोई नाम सर्च कर रहा है और मेहनत से एक ब्रांड खड़ा कर रहा है और दूसरे जो लोग होते हैं वो उसकी डुप्लीकेसी मतलब उस ऐसा नाम चाहते हैं कि जिसको ग्रीन सिग्नल मिल गया हो, तो वो जैसे ही वो जनरल में जाएगा जो दूसरे लोग होंगे उस नाम से एप्लीकेशन अदर क्लास में फाइल करने लगेंगे। उस केस में सामने वाले पार्टी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हाँ, उसके लिए एक ऑप्शन होता है कि अगर कोई अदर क्लास में उसी नाम से अगर किसी ने फाइल किया है तो उस फाइल को जनरल में जाने के बाद वो अपोज कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक जो एक पर्सन थे, ठीक है,
जो उन्होंने ये क्वेश्चन भी मुझसे पुटअप किया था कि कोई भी पर्सन एक टाइम में कितनी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो है क्या कि एक पर्सन एक एप्लीकेशन से लेके 1 लाख या जितनी भी अनलिमिटेड एप्लीकेशन डालना चाहे तो उसको कोई मनाही नहीं है। डिपार्टमेंट को पैसे मिल रहे तो क्यों मना करेगा। फिर किसी ने एक क्वेश्चन और ये पुटअप किया था कि सर अगर मान लेते हैं कि अगर मैं कोई ट्रेडमार्क मैंने डाल दिया और मुझे डिपार्टमेंट वो नाम अलॉट नहीं करता या मैं उसे विड्रॉल करता हूँ, क्या डिपार्टमेंट मेरे जो गवर्नमेंट चालान मुझे वापस करेगा? तो इसका आंसर है नो। आप जो भी फीस डिपार्टमेंट को सबमिट कर चुके होते हो, डिपॉजिट कर चुके होते हो, आपका एक भी रुपया डिपार्टमेंट वापस नहीं करता। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा एक बड़ा कॉमन सा उसमें ऑब्जेक्शन आता है। ऐसा होता है कि जब कोई भी पर्सन जिसे नॉलेज नहीं है, मैं प्रोफेशनल बंदे तो जो हम लोग तो बड़ा सर्च करके ये सब चीज़ें करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं जब गुड डिस्क्रिप्शन को चूज करते हैं तो गुड डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, उसमें कुछ ऐसे वर्ड यूज़ कर दिए एटसेट्रा, ऑल, या कोई मिक्स वर्ड, जैसे अब कपड़े का है 25 क्लास है, तब उन्होंने क्या किया, ऑल क्लॉथ लिख दिया, ऑल एक्सेट्रा, या इस टाइप का एक वर्ड, मिक्स वर्ड, कंफ्यूजिंग वर्ड, कि जिससे ये लगे कि इसमें सब कुछ शामिल है। तो उस केस में आपका फॉर्मेलिटी चेक फेल मोस्टली आने के चांस रहते हैं, मतलब डिपार्टमेंट छोड़ेगा नहीं और उसमें आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आपको गुड डिस्क्रिप्शन लेते समय हर आइटम को अलग अलग लिखना है, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे के प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी करने में भी दिक्कत है, कॉपी करने में भी थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। ठीक है, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि सर जब हम ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर इंडिविजुअल की एप्लीकेशन है तो आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको लगा देना चाहिए, और अगर पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म के केस में जो है दोनों पार्टनर्स के पैन और आधार, और जो फॉर्म है उसके बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे उसका पैन कार्ड, उसका जीएसटी नंबर, पार्टनरशिप डीड, ठीक है, या कुछ बिल वगैरह अगर कटे उनको साथ में अटैच कर देना चाहिए, उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं, कोई पर्सन खुद फाइल कर रहा है अपने नाम से, उसको जनरल पावर अटॉर्नी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई एजेंट या अटॉर्नी अपने अकाउंट से या अपने यूज़र आईडी पासवर्ड्स के थ्रू अगर कोई एप्लीकेशन सबमिट कर रहा है तो उसे जनरल पावर अटॉर्नी प्रॉपर फॉर्मेट में 48C में ज़रूर लगानी चाहिए। इसके अलावा 20 रुपये का स्टाम्प पेपर 48C का लेना चाहिए और उसमें प्रॉपर नोटरी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी गलती आपने छोड़ दी तो ये बात पक्की है कि आपकी एप्लीकेशन में क्वारी आ जाएगी, ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ठीक है, कई केस में मैंने ये भी देखा है कि लोग क्या करते हैं जब पेपर अपलोड करते हैं तो वो क्या कर रहा होता है कि वो पिक्चर साफ़ नहीं होती, ब्लर कर रही होती है। अरे भाई, उसकी साफ इमेज होनी चाहिए, जो भी आप पेपर ले रहे हो वो विजुअल होना चाहिए। तो जल्दबाजी मत करो, वो अपने लिए और सामने वाले के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, कंपनी है तो कंपनी के केस में डायरेक्टर्स के जो पैन और आधार एक के भी हो सकते हैं, जितने डायरेक्टर उनके ले लो। कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का मेमोरेंडम, कंपनी का AOA, या ठीक है कंपनी का GST नंबर, या कुछ बिलिंग है वो ले लेना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी के केस में एप्लीकेंट के तौर पर कंपनी का नाम लिया जाता है, किसी डायरेक्टर का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। एक एप्लीकेशन मेरे सामने ऐसी भी आई थी कि जो किसी पर्सन ने अपनी एप्लीकेशन एक सो कॉल्ड प्रोफेशनल से कराई थी, लेकिन उसमें उसने गलती क्या करी थी, कंपनी के नाम से वो फाइल होना था ट्रेडमार्क, कंपनी की जगह डायरेक्टर के नाम ले लिया उसने वहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टर के नाम पे फाइल हो गई वो एप्लीकेशन। मतलब इतनी सारी उसमें गड़बड़ियाँ कर रखी थी कि वो गलतियाँ सही नहीं हो सकती थी कहीं से कहीं तक। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं कि भाई उसमें चालान भी उसने क्या किया था कि प्राइवेट लिमिटेड के केस में 10,000 रुपये का चालान सबमिट करा रखा था, जबकि MSME था, स्टार्टअप भी था। इस केस में वो चालान 9,000 की जगह 4,500 आ सकता था, लेकिन उसकी गलती की वजह से उसमें क्या कहते हैं कि वो 9,000 का चालान सबमिट हुआ। चालान भी 9,000 का गया, लेकिन डायरेक्टर की जगह कंपनी की जगह जैसे प्राइवेट लिमिटेड के नाम की जगह वहाँ पर डायरेक्टर का नाम लिया गया। तो ये सारी गड़बड़ियाँ उसमें कर रखी थी। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कंपनी के केस में प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एप्लीकेशन फाइल होगी, ब्रांड का नाम आ जाएगा,
बाकी डिटेल आ जाएगी, और जो डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपर अटैचमेंट जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जो इसमें एक और आ जाता है, ठीक है, अगर क्या कहते हैं, एक बड़ा बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आता है कि जिसमें लोग ये पूछते हैं कि सर अगर हमने कोई ट्रेडमार्क फ़ाइल किया तो फाइल करने के बाद हम कब अपने नाम के साथ टीएम या आर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर है कि जिस दिन से ट्रेडमार्क फाइल किया गया, गवर्नमेंट चालान पेड किया गया, ई रजिस्टर या पब्लिक सर्च पेज में पोर्टल पे वो चीज़ नज़र आने लगी, उस दिन से, उस मिनट से या उस सेकंड से आप अपने ब्रांड के साथ टीएम लगा सकते हो। और इसके अलावा जब वो 6 साढ़े 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या साल 1.5 साल बाद जब सर्टिफिकेट आ जाता है तो आपको टीएम हटा देना, छोटा सा सर्कल में आर लगा देना है, ठीक है। तो इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग ये भी क्वेरी कर रहे होते हैं कि सर कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें हमें टीएम की जगह डायरेक्टली आर लगाने को मिल जाए। उनको टीएम और आर का फ़र्क ही नहीं पता है, या अगर आर मिल भी गया है तो वो टीएम ही लगाते रहते हैं, कहते हैं सर लोगों को पता ही नहीं है। तो है क्या कि पहली बात तो जब आप ट्रेडमार्क फाइल करते हो तो एक एप्लीकेशन नंबर अलॉट होता है, उसको टीएम नंबर बोलते हैं। उसके बाद आप टीएम लिखने का आपको राइट मिल जाता है। आप लगाते हो नहीं लगाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लगाना चाहिए। दूसरा क्या कहते हैं कि जब सर्टिफिकेट आपका आ जाता है तो सर्टिफिकेट आने के बाद, जो टीएम का सर्टिफिकेट आने के बाद आप आर अपने ब्रांड के साथ लगा सकते हो। वो आपको प्रोटेक्शन देता है, आपके नाम की कोई डुप्लीकेसी नहीं करता। इसके अलावा जो इसमें एक और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कॉमन आता है कि सर रिन्यूअल का मतलब क्या होता है, रिन्यू कराने का मतलब क्या है। ऐसा है कि अगर कोई भी ट्रेडमार्क जो आज फाइल किया गया और आगे वो रजिस्टर्ड हो जाता है तो क्या कहते हैं कि जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल करी गई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन से रजिस्टर्ड हुआ उस दिन से नहीं, जिस दिन से एप्लीकेशन फाइल करी गई उस दिन को इंक्लूड करते हुए, उस दिन को शामिल करते हुए और आने वाले 10 सालों के अंदर, कमिंग 10 ईयर्स के अंदर उसका रिन्यू कराया जाता है, ठीक है। तो कब एग्जैक्ट टाइम होता है इसको रिन्यू कराने का, जो ई रजिस्टर पेज है, जो रजिस्ट्रार का पेज है, ठीक है, जो चेंज जिस पे रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार का स्टाफ कर रहा होता है, उसमें 9 ईयर कंप्लीट होने के बाद रिन्यूअल लिख के आने लगता है, रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही वो अलर्ट आता है, रेड और ब्लू अलर्ट आता है, तो 9वें साल के बाद आप 10वें साल के अंदर कभी भी आप अपना ट्रेडमार्क रिन्यू करा सकते हो। उस केस में जैसे आज की डेट में कोई रिन्यू कराना चाहता है तो गवर्नमेंट चालान ऑफलाइन मोड के केस में 10,000 और ऑनलाइन मोड के केस में 9,000 का है, ठीक है। तो ये जो है आप अगर 10 साल के अंदर, मतलब 10 साल के स्टार्ट या 10 साल के अंदर लास्ट कंप्लीट होने से पहले कभी भी रिन्यू करा देते हो तो आपका चालान 9,000 का लगेगा, ठीक है। आप अगर एक बात और भी है, क्या हम अगर 10वें साल के स्टार्टिंग में फर्स्ट डे, सेकेंड डे या मतलब स्टार्टिंग में ही हम अगर रिन्यू करा लेते हैं तो क्या वो फीस हमारी तब से ही एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसका आंसर है कि जिस दिन 10 पेमेंट आपने चाहे पहले किया है, लेकिन आपकी वो फीस एप्लीकेबल होगी 10वें साल कंप्लीट होने के बाद। तो भाई बाद में कराने से अच्छा है कि जब उसका टाइम पीरियड आया है तभी करा लेना चाहिए, उसमें फ़ायदा रहता है। क्योंकि अगर 10 साल से एक भी दिन डिले होता है तो उस केस में वो चालान आपका 9,000 की जगह विद पेनल्टी 13,000 आ जाता है। और अगर 6 महीने के बाद एक भी दिन डिले जाता है तो वो चालान आपका 18,000 या 18,000 चला जाता है, ठीक है। कई केस में पोर्टल काम नहीं करता, कई केस में सही बंदा नहीं मिल रहा होता, ये जो भी चीज़ें हैं आपको टाइम से अपना काम कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी ज़रा सी गलती की वजह से जो नाम आपने खड़ा किया है वो आपके हाथ से निकल जाए। अब बहुत लोगों के हाथ से वो चीज़ निकल जाती है। जैसे आपने कोई नाम फाइल किया, आपके जैसा कोई डुप्लीकेसी वाला नाम किसी ने ट्रेडमार्क फाइल कर रखा है, जैसे ही आपका नाम वहाँ से हटेगा सामने वाली पार्टी को नाम चला जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर वैसे तो जो भी क्वेश्चंस मेरे पास हैं उनमें से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे फ़ोन करके आप अपने डाउट के आंसर ले सकते हैं। मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है 9625122106। इस पर कॉल करके अपनी क्वारी ले सकते हैं। या आपको अगर अपना कोई नया ट्रेडमार्क फाइल कराना है, ठीक है, या आपका कोई ऑब्जेक्शन के रिप्लाई करने, हियरिंग करनी है, कोई अपोजिशन को हैंडल करवाना है, उसका
नोटिस डलवाना है किसी का, या कोई काउंटर करवाना है, रेक्टिफाई कराना है, या उसका काउंटर डलवाना है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो नए वीडियो, जो अच्छे वीडियो हैं नॉलेज वाले, उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।